जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। ओके, भारत की स्थिति और विस्तार समझने से पहले हमको अक्षांश एवं देशांतर समझना होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं अक्षांश एवं देशांतर और फिर हम लोग शुरू करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर समझने के लिए हम एक ग्लोब बनाते हैं। हमने क्या बना लिया? एक ग्लोब बना लिया। ठीक है, अब देखिए, इस ग्लोब पर हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे। ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं वास्तव में नहीं है, लेकिन हम ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने इनको कहा अक्षांश और देशांतर। ध्यान रखिए, पृथ्वी पर जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, कैसी पड़ी हुई, यानी क्षैतिज जो रेखाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं हैं, यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? देशांतर। अब इसको आराम से समझिए एक बार। देखिए, जैसे मैंने पृथ्वी पर बीचों बीच में से एक रेखा खींच दी, ये इस ग्लोब को यानी इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इस रेखा का उत्तरी हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा का जो दक्षिण का हिस्सा है उसको हम कहते हैं, यह है दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। आराम आराम से समझते जाइए, सारी बातें बिल्कुल आपकी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। एकदम हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम साफ। ठीक, देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जो ये मैंने रेखा खींची, ये रेखा, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया कि जो पृथ्वी पर पड़ी हुई रेखाएं हैं, पड़ी हुई यानी क्षैतिज, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश। तो मुझे बताइए, विषुवत रेखा एक अक्षांश होगा या नहीं होगा? अक्षांश होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है अक्षांश। कौन सा अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। इसी रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। अब सुनिए, तो हमसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि 0 डिग्री अक्षांश किस रेखा को कहते हैं, आप क्या कहेंगे? आपका आंसर होगा विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को। अब सुनिए, ये उत्तरी अक्षांश है, सॉरी ये अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश। इसके उत्तर में जितनी भी लाइनें आप खींचोगे, जितनी भी ये रेखाएं आप खींचोगे, ये सब क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसको मिटा दूं मैं, आप समझ गए, उत्तरी गोलार्ध। यानी इसके उत्तर में आप जितनी भी रेखाएं खींचोगे, मैं इसको नीले पेन से बनाता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसके उत्तर में आप जितनी भी रेखाएं खींचते चले जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। ये सब क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और ये कहां तक जाएंगे? ध्रुवों तक। और ध्रुव पर जाकर ये एक बिंदु के रूप में बदल जाएंगे। ठीक, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कितने अक्षांश उत्तर की ओर मैंने खींच दिए, तो ध्यान रखिए, एक तो ये है 0 डिग्री, ये बीच में है बिल्कुल। अब मैं हर एक डिग्री के एंगल पे खींचूंगा और कहां तक जाऊंगा? 90 डिग्री तक। यहां तक कितना एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। यानी 1 2 3 4 5 6 करके कहां तक जाऊंगा? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। इसको क्या कहेंगे हम? कहां से शुरू किया? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से कहां तक पहुंच गए? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। यहां तक आपको कोई दिक्कत? यानी हर एक डिग्री पर अक्षांश खींचे जाएंगे। तो 0 से शुरू करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके कहां तक? 90 तक बढ़ेंगे। ओके, इसी तरह दक्षिण में आपको नीचे की तरफ आना है और इसी तरह की कितनी रेखाएं खींचनी है? 90। अब इस पे तो 90 खींचना पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ी थोड़ी दूर में रेखाएं खींच लेते हैं और लास्ट में जो हमको बिंदु प्राप्त हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वो कौन सा अक्षांश हो जाएगा? 90 डिग्री दक्षिणी, ये वाला। इसको आप कहोगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, यानी इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री साउथ और इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। इतनी बात के लिए ओके।
अब मुझे बताइए, ये 0 डिग्री था, अब यहां से मैंने 1-1 डिग्री के अंतर पर कितने खींची लाइनें, 90। कितनी खींच दी, 90। ये भी 0 डिग्री, यहां से 1-1 डिग्री के अंतर पे कितनी खींच दी, 90। 90 प्लस 90, कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई हैं, 90 प्लस 90 180 प्लस ये 0 डिग्री अक्षांश वाली भी जोड़ेंगे, इसको थोड़ी जोड़ा था, ये तो 0 था। फिर 1 2 3 करके शुरू किया, 90 तक गए, 90 हो गई। फिर यहाँ से 1 2 3 शुरू किया, 90 तक गए, 90 हो गई। 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। एक कौन सी बची है अक्षांश रेखा भी, 0 डिग्री वाली, 1। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 181 ये क्या है, आप क्या कहोगे, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं नहीं, आप कहेंगे ये अक्षांश वृत्त हैं। क्या है, अक्षांश वृत्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी तक मैं रेखाएं बोल रहा था, अब मैंने वृत्त बोल दिया। कारण सुनिए, मुझे आप बताइए पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, जैसे फुटबॉल होता है उस तरह पृथ्वी गोल है, ठीक। अब पृथ्वी पूरी तरह गोल है नहीं, उसका जो शेप है उसको जियोइड कहते हैं, वो अलग बात है। अभी आप छोड़िए, आप समझिए अभी पृथ्वी गोल है, ठीक। आप मुझे बताइए, क्या किसी गोले पर आप कोई रेखा खींचोगे, भाई ये गोला है, मैंने इस पर रेखा खींची, तो क्या ये घूमकर पीछे से नहीं आएगी उस गोले पर, यानी किसी गेंद पर, किसी, आप गेंद छोड़िए, आप ये मेरा सिर देखिए कैसा है, गोल है, ठीक, गोल देखिए पीछे से इस तरह गोल है। अब मैं आपसे कहूं कि अक्षांश रेखाएं इस पे खींचनी है, अक्षांश रेखाएं, तो आपको तो सामने का ही दिख रहा है ना, आप यहाँ पर अक्षांश रेखा खींचते चले जाओगे ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, 90 डिग्री की, एक 90 डिग्री की आ जाएगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आई और यहाँ पर आएगी, ठीक। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, अगर आपको अक्षांश खींचना है तो आप पूरे ऐसे करके खींचोगे ना, ऐसे, इस तरह से, यानी गेंद के चारों तरफ, तो ये वास्तव में अक्षांश रेखा है कि वृत्त है, तो बताइए, ये वृत्त है। तो ध्यान रखिएगा 181 होते हैं अक्षांश वृत्त। क्या होते हैं, अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ध्यान रखिए, जो आपको इस तरह देखने पर दिखाई देंगी वो क्या होंगी, रेखाएं। इस तरह से जो आप देखोगे वो आपको रेखाएं, लेकिन अगर चारों तरफ देखोगे आप इसके, तब वो क्या होंगे, वृत्त होंगे। तो हमें वृत्त दिखाई नहीं देते हैं सामने से, स्टूडी में नहीं दिखाई दे सकते। जब अलग से आपको कोई बॉल दे दे, बॉल, एक फुटबॉल दे दे, तब आप देख सकते हो उसके चारों तरफ वृत्त खींचे हुए हैं। तो वृत्त तो कितने हैं, 181, इस बात को ध्यान में रखोगे, 181। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हैं वो देखिए, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, आप बताइए कितनी दिख रही हैं आपको, यहां से लेकर यहां तक कितने, 90, यहां से लेकर यहां तक 90, और ये 1, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 181 टोटल 181 हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूं रेखाएं कितनी हैं, आप मुझे बताइए। बिंदु, आपको ये क्या दिखा है, रेखा है या बिंदु है, ये कहोगे आप बिंदु है, ये भी क्या है, बिंदु है। कितने बिंदु हैं, 2। तो मुझे बताइए बिंदु रेखा होता है या वृत्त होता है, बताइए, बिंदु रेखा होता है या वृत्त होता है, क्या होता है, बिंदु वृत्त होता है, बिंदु रेखा नहीं होती, क्योंकि रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। जैसे मैंने एक बिंदु यहां बनाया और एक बिंदु यहां बनाया, जब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा तो रेखा बन जाएगी। लेकिन कोई बिंदु मैंने बना दिया, बताइए, मैंने बिंदु बना दिया, बताइए डॉट, ठीक, ये बिंदु बनाया है मैंने। अब बताइए बिंदु आपको रेखा लग रहा है कि वृत्त लग रहा है, तो बिंदु क्या होता है, वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त। और मैं आपसे रेखाएं पूछ रहा हूं, तो आप कह रहे हो यहां तो यार टोटल 181 दिख रहा है, उसमें से क्या कर दीजिए, 2 वृत्त जो आपको दिख रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो जो वृत्त दिख रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो रेखाएं मिल जाएंगी नहीं, बताइए। ये आपको रेखा है, ये रेखा है, रेखा है, सामने से देखने पर सब रेखाएं हैं। कौन कौन सी रेखा नहीं है, एक ये रेखा नहीं है और एक ये वाला रेखा नहीं है, क्लियर है, इतना सही है, ये रेखा नहीं है, तो माइनस कितना कर दीजिए, 2 बराबर 179। ओके, अब याद रखिएगा अक्षांश वृत्तों की संख्या है 181, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 179, 179। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं, ये तो हमने क्या देख लिया, अक्षांश। अब देशांतर सुनिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, मैंने भी बोला पृथ्वी पर पड़ी रेखाएं हैं, क्या, पड़ी हुई रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं क्या है, अक्षांश, और खड़ी हुई रेखाएं क्या है, देशांतर। तो आप मुझे बताओ, मैं खड़ी रेखाएं देशांतर बोल रहा हूं, तो क्या ये पृथ्वी है, तो खड़ी रेखाएं ये होंगी, खड़ी रेखाएं तो हैं, क्या इनको देशांतर कह दूं, नहीं, इनको देशांतर नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा।
इनको देशांतर नहीं कहेंगे। क्यों? देशांतर खड़ी रेखाएं जरूर हैं, वर्टिकल जरूर हैं, ऊर्ध्वाधर जरूर हैं, लेकिन ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाएं वही देशांतर होंगी। यानी ऐसी रेखाएं जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हैं, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं। यानी अब सुनिए ध्यान से, यानी अगर यहां पर मुझे देशांतर रेखाएं खींचनी हो तो कैसे खींचूंगा? जैसे मान लीजिए मैंने ये आपके सामने बनाया पृथ्वी जैसा गोला, एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है, तो ध्यान रखिए ये देशांतर रेखा है, ये भी 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 देशांतर रेखा है और ये भी देशांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि ये सारी दोनों ध्रुवों को मिला रही हैं। अब मुझे बताइए यहां पर अगर आपको खींचना हो देशांतर तो आप कैसे खींचोगे? देखिए देशांतर है, देशांतर है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रहा है, देशांतर है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रहा है, देशांतर है, देशांतर है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रहा है, देशांतर है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रहा है, देशांतर है। ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? देशांतर। इसको थोड़ा सा सही कर दो, वैसे सही लगा, ठीक, थोड़ा सही कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगेगा और तो क्या। ठीक, देशांतर। तो इस तरह से देशांतर और अक्षांश खींचे जाते हैं। अब एक बात और बची, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर तो ध्यान रखिए हर एक डिग्री पर खींचो, हर एक डिग्री पर। तो आप मुझे बताइए जो वृत्त होगा, जो गोला होगा, चारों तरफ कितना एंगल बना देगा? मैं आपसे कहूं ये एंगल कितना हुआ? जैसे मैंने इस तरह यहां पर बनाया, देखिए ये पॉइंट ले लिया मैंने, बताइए कितना एंगल खींच सकता हूं? 360। कितना है? 360 डिग्री। कितना खींच सकता हूं? 360 डिग्री। तो हर डिग्री पे खींचूं अगर देशांतर तो कितने देशांतर हो गए? 360 में 360 देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है वो भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कितनी है? 360। देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, अक्षांश वृत्त 181 होते हैं और अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। ठीक है, चलिए अंतिम बात और सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा इसको देखते हैं इंडिया के बारे में। अब आपसे पूछा जाए, बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके चित्र बना लीजिएगा इसका, इसको लिख लीजिएगा सारी डिटेल को। दिख रहा है आपको? देखिए आपसे पूछा जाए, बताइए दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी। बात समझिए, मैं कह रहा हूं दो अक्षांशों के बीच की दूरी नहीं, दो लगातार अक्षांश एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए ये है एक अक्षांश जिसको 0 डिग्री अक्षांश हमने बोला था। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश। इस अक्षांश से मैं इस वाले अक्षांश पर चला गया और मैंने मान लिया ये 1 डिग्री का अक्षांश है, ये 0 डिग्री है, अगला कौन सा है? 1 डिग्री है। तो ये लगातार अक्षांश होगा। इसके बाद अगला वाला 2 डिग्री का लगातार अक्षांश होगा। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आप लगातार अगर जाएंगे, लगातार, जैसे 0 डिग्री वाले से 1 डिग्री पे जाइए, 1 डिग्री वाले से 2 डिग्री पे जाइए, या फिर 70 डिग्री वाले से 71 डिग्री वाले पे जाइए, लगातार अक्षांश, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर ये दूरी होती है। यानी दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब सुनिए देशांतर रेखा के बारे में, इसको मिटा देता हूं। अब देशांतर रेखा के बारे में ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कहा जाए दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ध्यान रखें फिक्स है क्या? नहीं है ना। मैं दो लगातार अक्षांश देशांतर ये वाले लेता हूं, एक मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला, और एक ये वाला। बताइए लगातार है ना, ये दोनों लगातार है। मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके बीच की, इनके बीच की दूरी क्या है? तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर तो ये दूरी मैक्सिमम है इन पॉइंट्स पर, इन दोनों के बीच की,
अब ऊपर जाते जाते ये दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि दोनों आपस में मिल जाती हैं तो 0 हो गई दूरी। नीचे की तरफ भी यही है, नीचे की तरफ जाते जाते दूरी घटती है और ध्रुवों पर जाकर फिर 0 हो जाती है। इसका मतलब दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम है। देखिए विषुवत रेखा पर अधिकतम है और ध्रुवों पर कैसी है, न्यूनतम है। यानी जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, चाहे ऊपर बढ़ जाइए चाहे नीचे की ओर बढ़ जाइए, वैसे वैसे देशांतरों के बीच की दूरी कम होने लगती है। क्या होती है, कम होने लगती है। तो अधिकतम कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। अधिकतम कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। तो दो लगातार देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होगी कहां, तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो ये होगी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और कितनी होगी उसको भी ध्यान रखिए, 111.32 किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी है देशांतरों की। किसकी, देशांतर, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी। ठीक है, 111.2। और न्यूनतम दूरी कितनी होगी, अभी मैंने आपको बताया दोनों रेखाएं कहां मिलेंगी आकर, ध्रुवों पर, तो 0 कितनी होगी, तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0 किलोमीटर, 0 कितनी होगी, 0। इन बात को भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको, मैं मिटाता हूं। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं। तब देखिए ये हमारे पास है विषुवत रेखा। कौन सी, विषुवत रेखा। अब हम भारत पर आ रहे हैं धीरे धीरे, भारत की स्थिति विस्तार पर। ये विषुवत रेखा है। ये हमारे पास जो रेखा है ये है कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या होती है, ध्यान रखिए, कौन सा अक्षांश है, तो कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा, उत्तरी, नॉर्थ। ठीक, इसके बाद हमने एक रेखा यहां पर खींची, इसका नाम है मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि विषुवत के नीचे क्या है, साउथ, और विषुवत के ऊपर क्या है, नॉर्थ। ठीक, कर्क मकर, बस इन्हीं दोनों रेखाओं से काम है हमें, और किसी से काम नहीं। क्यों, कारण सुनिए। भारत की जो स्थिति ग्लोब में है वो यहां पर है। देखिए ये है भारत। देखिए, यानी कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच में से होकर काट जाती है। कैसे, बीचों बीच में से। अब आप मुझे बताइए, इस चित्र में देखने पर आपको क्या लग रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, आप खुद बताइए। विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी, और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में दिख रहा है आपको, आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। यानी जितनी भी रेखाएं इससे क्षैतिज होकर गुजरेंगी भारत से, वो सारी कौन सी होंगी, उत्तरी अक्षांश। यानी क्या कोई दक्षिणी अक्षांश भारत से गुजरता है, तो कोई भी दक्षिणी अक्षांश भारत से नहीं गुजरता है। इस बात को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कोई भी दक्षिणी अक्षांश भारत से नहीं गुजरता है। बोलिए एक बार, कोई भी दक्षिणी अक्षांश भारत से नहीं गुजरता है, भारत से सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अक्षांश गुजरते हैं। कौन से, उत्तरी अक्षांश। अब आप देखिए देशांतर रेखाएं किस तरह से आएंगी, इस तरह से आ रही होंगी, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रही होंगी, इस तरह से।
कोई ना कोई देशांतर तो भारत से भी गुजर रही होगी, बिल्कुल गुजरेगी। मैंने मान लिया इन सारे देशांतरों में से ये वाला जो देशांतर है वो 0 डिग्री देशांतर है। कितना? 0 डिग्री देशांतर। अब मैंने इसको ही क्यों माना? क्योंकि आपको अच्छे से पता है यहां पर ये जो मैंने पॉइंट बनाया यहां पर ग्रीनविच स्थित है। क्या है? ग्रीनविच। और ग्रीनविच एक वेधशाला है। क्या है? वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। क्या है? वेधशाला। और ग्रीनविच है लंदन में, और लंदन कहाँ की राजधानी है? ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। ठीक, इंग्लैंड में है कौन? लंदन। ये लंदन मान लिया मैंने, ग्रीनविच। ठीक है। अब आप मुझे बताओ भारत ग्रीनविच के पूरब में है कि पश्चिम में है? आप बोले भैया ये तो पूरब में दिख रहा है। कहाँ है? पूरब में है। पूरब में, इस तरफ पूरब है और इस तरफ पश्चिम है, तो पूरब में है। तो अब मुझे बताइए ये रेखा इस ग्लोब को कितने भागों में बांट रही? 2। इस रेखा के पूरब में पूर्वी देशांतर और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? यहाँ पर पूर्वी, और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत के लिए जो अक्षांश यूज होगा हमेशा कौन सा यूज होगा? उत्तरी अक्षांश। और जब देशांतर यूज होगा तो कौन सा यूज होगा? पूर्वी देशांतर। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। यानी भारत की स्थिति बताते समय अगर आपको कहीं पर भी दक्षिणी अक्षांश दिख जाता है या पश्चिमी देशांतर दिख जाता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। तो कौन सा अक्षांश दिखेगा हमेशा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा दिखेगा हमेशा? उत्तरी। लिख ही लीजिए इस तरह से बिल्कुल। और देशांतर कौन सा दिखेगा हमेशा? पूर्वी। पूर्वी, बस यही दिखेगा आपको। बाकी पश्चिमी देशांतर कभी नहीं दिखेगा। दक्षिणी अक्षांश भारत के लिए कभी नहीं दिखेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए। इतनी बात समझना बहुत जरूरी था। इतना समझ में नहीं आएगा फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत। तो चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार, और उससे पहले हमने क्या समझ लिए? अक्षांश और देशांतर। इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। चलिए अब हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, यानी भारत का विस्तार अक्षांशीय और भारत का देशांतरीय दोनों विस्तार देखेंगे। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमको देखना है। अब देखिए ये भारत हमने बना दिया मुख्य भूमि वाला। अब आप इधर बताइए क्या है? इधर कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड है, नहीं है? यहां पर है लक्षद्वीप। यहां पर क्या है? लक्षद्वीप। ओके,
और यहाँ पर क्या है अपना श्रीलंका, ये अपना ही नहीं है, अपना ही नहीं श्रीलंका, तो भैया इसको छोड़ दो, अपना नहीं श्रीलंका, श्रीलंका दूसरा देश है, अपना नहीं, अपने में नहीं जोड़ना है, ठीक है। भारत कभी भी दूसरे पर कब्जा करने वाला देश नहीं रहा है, ध्यान रखिए। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी भी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने दक्षिण भारतीय राजवंश पढ़ रखे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक चोल साम्राज्य आता है जो कि श्रीलंका जैसे साम्राज्य के पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा और हमेशा श्रीलंका पर हमला करता रहा। ठीक, उसके कारण भी थे, कारण थे वो हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। लेकिन अपने भारत के बारे में याद रखिए, हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण पहले नहीं किया है, ठीक है, बाद में किया है लेकिन पहले कभी नहीं। जो उसने हम पे कर दिया तो हमने भी किया, ठीक है। अभी हाल ही में CDS बिपिन रावत जी शहीद हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हम पर गोली चली तो फिर हम गोलियों का हिसाब भी नहीं रखेंगे कि हम कितनी चलाएंगे, वो हमको भी नहीं मालूम है। ठीक, तो ऐसा एटीट्यूड भारत का होना चाहिए। अगर आपको एक मजबूत देश बनना है तो एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, समझे। ऐसा नहीं दब्बू नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड कभी भी दब्बू नहीं। इस एटीट्यूड आपका कैसा हो कि सामने वाला आपको दबा ना पाए, और अपना एटीट्यूड ऐसा रखें आप भी दूसरे को दबाने का प्रयास ना करें, लेकिन जब आपको कोई दबाने का प्रयास करे तो उसका उत्तर जरूर दें। ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमको देखना है अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय, और फिर हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है। अब मुझे बताइए, अक्षांश देशांतर समझ गए ना। ठीक, हमने ग्लोब बनाया था, ग्लोब, उसमें देखा था ऐसी वाली रेखाएं क्या है, ये अक्षांश है, और ये वाली रेखाएं क्या है, ये देशांतर है, ये वाली देशांतर है, यही देखा था। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर यहां पर इस तरह रेखाएं खींचूं, इस तरह से लगातार रेखाएं खींचूं इस तरह से, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए, ये सब अक्षांश ही तो हैं, क्या है, सब अक्षांश है। तो ध्यान रखिए, मैं विस्तार की बात कर रहा हूं, यानी ये वाला कौन सा अक्षांश है और ये वाला कौन सा अक्षांश है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। यानी सारे नहीं, हमें ये वाला बता देना है और ये वाला बता देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इन लाइनों को क्या किया जाए, इनको हटा दिया जाए, इनका भी काम ही नहीं है अपने पास, जब काम होगा तो बना लेंगे, अभी इनको हटा दो। ठीक है, चित्र की सुंदरता को बनाए रखिए। सुंदर चित्रों से बने हुए नोट्स काफी लंबे समय तक याद रहते हैं, तो आप ये चित्र कैसे बनाने का प्रयास कीजिए, सुंदर, कैसे, सुंदर सुंदर चित्र। चलिए, तो अब देखते हैं हम, तो जो विस्तार है वो, तो ये वाला जो अक्षांश है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब आप मुझे बताइए, उत्तरी है कि दक्षिणी है। मैंने पहले बोला दक्षिणी का तो भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है, कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिए, अक्षांश कौन सा है, उत्तरी, दिशा है दक्षिण, तो हमें दिशा से क्या मतलब, हमें अक्षांश से मतलब है। अक्षांश कौन सा है, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये साइन मिनट का होता है, मैं एक साइन लगाऊंगा 6 के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भी तो मिनट हो जाएगा, 2 लगा दूंगा तो सेकंड हो जाएगा, और 0 बना दूंगा इस तरह से तो ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या कह देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अब ये उत्तर पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो हमने मुख्य भूमि का देखा, आपको पता है अंतिम बिंदु यहां पर है, ये, अब ये हम नाम देखेंगे इसका, ये है, इस अक्षांश का नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। कौन सा, 6 डिग्री 4 मिनट, बस इसमें से 2 माइनस कर दो, 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का विस्तार देखिए क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा, अक्षांशीय विस्तार। अब भारत की किसकी बात आएगी, देशांतरीय विस्तार की, किसकी बात आएगी, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार ये रहा, यहां से ये वाली रेखा, इसको कहा जाएगा 68 डिग्री, यहां पे लिखिए थोड़ा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, क्या, पूर्वी देशांतर, ई, पूर्वी को क्या बोलेंगे, ई, ईस्ट, पूर्वी देशांतर से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। तो अक्षांशीय विस्तार बोलिए एक बार। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार बोलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये इसके विस्तार हो गए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। चित्र में बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिए और किनारे पर इसी तरह लिख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार लिखिए और लिखिए 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। फिर लिखिए देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उत्तर और पूरब, बस यही दो आएंगे अक्षांश और देशांतर में। इस बात को आपको याद रखना है। अब सुनिए, अब हम इसके चारों कोने देख लेते हैं कौन कौन से, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक, सब देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूरब से शुरू करते हैं। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है किबीथू। क्या नाम है? किबीथू। और ये है सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। और ये कहां है? गुजरात में। कौन से राज्य में है? गु से गुजरात में, गु से गुजरात और गु से गुहार मोती, ये है गुजरात में। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये आपको दिख रहा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। क्या है? कॉल। और ध्यान रखिए कॉल होता क्या है? कॉल, ये COL है स्पेलिंग। कॉल, कॉल होता है प्राकृतिक रूप से पहाड़ों पर बनी हुई गुफाओं को क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। बस इतना याद रखना है, इंदिरा कॉल। तो देखिए भारत का विस्तार इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक, किबीथू से लेकर गुहार मोती तक, और मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी विस्तार है वो है केप कैमोरिन तक। कहां तक? केप कैमोरिन तक। ये इनके सारे बिंदु हैं अंतिम अंतिम। केप कैमोरिन को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी। सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, यही पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट बात और, इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से एक रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट यहां पर बनाया और एक पॉइंट ये बनाया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप। सबसे पहला मेरा सवाल है, ये कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उसका क्रम बताना है, सही क्रम, उल्टा सीधा क्रम नहीं, सही क्रम बताना है कि यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, तो क्रम क्या है? तो देखिए क्रम क्या है। तो सबसे पहली बात है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। और उन राज्यों का क्रम क्या है वो देखिए। सबसे पहला है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसके बाद दूसरा है राजस्थान। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये देखिए गुजरात, राजस्थान ये वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का हिस्सा,
उसके बाद झारखंड का हिस्सा, कहाँ का हिस्सा, झारखंड का, झारखंड। छठा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम, आठवां है मिजोरम। देखिए त्रिपुरा मिजोरम आपको साफ साफ दिख रहा है, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा और इसका नाम है मिजोरम, यानी 7 नंबर ये रहा और 8 नंबर ये रहा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। इसकी एक ट्रिक भी कहते हैं लोग, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ये 8 राज्य आ जाते हैं गमछा झार मित्र पर। जिसको याद नहीं होता वैसे लिख ले, गमछा झार मित्र पर। ठीक, तो गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये हो गया। ठीक, ये ट्रिक है इसकी। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तब काम नहीं आएगी जब आपसे पूछेगा कि क्रम बताओ राज्यों का, तब कोई ट्रिक काम नहीं आएगी आपके, तब ऐसे ही लिखना है आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब ध्यान से सुने, मैंने यहाँ 3 पॉइंट लगाए हैं, 1 2 3 है क्या। इस जगह का नाम है, जो मैंने पॉइंट लगाया, इसका नाम है भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम पास में। देखिए थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी तो टकरा जाएगी इससे, लेकिन टकरा नहीं रहा है भोपाल इससे, दक्षिण में है। उसी तरह गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, कौन सी, गांधीनगर, और गांधीनगर भी इस कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल क्लोजेस्ट, बिल्कुल समीप में। लेकिन आपको ये पॉइंट और दिख रहा है, इसका नाम है रांची। क्या नाम है, रांची। और रांची झारखंड की राजधानी है, कहां की, झारखंड की। और रांची ठीक कर्क रेखा पर स्थित है। तो भारत के किस राज्य की राजधानी ठीक कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप कहेंगे रांची। पूछा हुआ सवाल है, कौन सा है, रांची। देखिए इस तरह से आप भी बना लीजिए तो याद रखना बड़ा आसान हो जाता है, फिर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, इसी चित्र में बना लीजिए। ठीक है, ये भारत की स्थिति और विस्तार में हम चर्चा कर रहे हैं इन चीजों की। ओके, बनाइए इसको एक बार, बना लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप बनाइए और इन सबको लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, भारत का मानक समय जिस रेखा से डिसाइड होता है, देखिए विश्व का जहां से डिसाइड होता है वो तो 0 डिग्री देशांतर था, अभी हमने देखा ग्रीनविच से डिसाइड होता है, और हम लोग ग्रीनविच से समय में 5.5 घंटा आगे हैं। आप लोग मोबाइल में जब टाइम सेट करते हैं तो हमेशा उसमें लिखा हुआ देखते होंगे, इस तरह लिखा हुआ देखते होंगे, +5:30 GMT, यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच वही ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे हैं हम, 5.5 घंटा प्लस। अगर पीछे होते तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस, लेकिन हम क्या है, आगे हैं। यानी जब लंदन में दोपहर का 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ शाम का 5:30 बज रहा होगा, इतना हम आगे हैं वहां से। ठीक है, तो वहां से डिसाइड होता है। लेकिन भारत ने कहां से डिसाइड किया है, भारत ने इस समय को डिसाइड किया है भारत, क्योंकि यहाँ पर अलग समय हो जाएगा, यहाँ पर अलग समय हो जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है समय में। कितना, लगभग 2 घंटे का। ठीक है, वो अगले चैप्टर्स में बात करेंगे, वो यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात समझेंगे। यहाँ पे ये एक रेखा है, इसका नाम है 82.5 डिग्री। क्या नाम है इसका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमको, आपको पता है भारत में सब कुछ पूर्वी चलेगा, पूर्वी देशांतर। यहां से भारत का मानक समय डिसाइड होता है, और ये मानक समय डिसाइड करने के लिए हमने एक जगह चुनी है जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है, मिर्जापुर। कई किताबों में नैनी भी मिलता है और कई स्रोतों के अनुसार ये आंसर मिर्जापुर भी है। तो जो एनसीईआरटीज है उनमें अब ये आंसर मिर्जापुर आने लगा है, तो आप मिर्जापुर याद रखिए। दूसरा नैनी भी याद रखिए, इलाहाबाद के पास है जगह नैनी। क्या याद रखिए, नैनी। दोनों जगह याद रखनी है आपको। ठीक, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आंसर क्या माना जा रहा है, मिर्जापुर।
तो आप दोनों याद रखिए, मिर्जापुर भी याद रखिए, नैनी भी याद रखिए, दोनों चीजें याद रखनी है, मिर्जापुर भी और नैनी भी। ठीक है, मानक समय कहां से माना जा रहा है? मिर्जापुर से, या कभी कभी आंसर क्या होता है? नैनी से, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट आंसर अब क्या है? मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपसे सवाल पूछेगा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ध्यान रखिए ये 5 राज्यों से गुजरता है। अब क्रम देखिए क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन से हैं वो 5 राज्य? देखिए सबसे पहला राज्य है यूपी, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है, जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से? फिर से बोलिए। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे मेरा सवाल है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कर्क रेखा, सॉरी मकर नहीं, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? यहां काट के देखिए, यहां पर कहां काटते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। कहां काटते हैं एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में। ये वाला पॉइंट कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में। लिख लीजिए इस बात को, मैं बोल रहा हूं, लिखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। कहां काटते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा इस बात को, छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला है जहां पर ये काटते हैं उसका नाम है सूरजपुर। कौन सा जिला है? सूरजपुर। ठीक, ओके, चलिए इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट। और हमने लगभग काफी चीजें इसमें देखी हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी बची हैं, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये भारत की स्थिति एवं विस्तार का पार्ट 1 था, जहां तक हमने पढ़ा ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं, जिसमें हम भारत की सीमाएं पढ़ेंगे, किन किन देशों से सीमा लगती है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, कुल समुद्री सीमा द्वीपों सहित कितनी है, इन चीजों को देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें ही बताऊंगा, तो हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ध्यान रखिए ये पार्ट 1 है भारत की स्थिति एवं विस्तार का। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें मैंने बताने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आई होंगी। तो आराम से ऐसे ही समझते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।